टीवी किसान, बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। इस साल की फसल भी पिछले साल की तरह ही रही, बढ़िया से बढ़िया और महंगा उर्वरक इस्तेमाल करने के बावजूद भी। पता नहीं करते क्या है ये खेत में। अरे बहन जी, नए कंगन? अरे ये तो ऐसे ही फसल बेचने गए थे ना, शहर लौटते वक्त ले आए। आपके वो नहीं लाए क्या कुछ? असली हीरो का कंगन कैसे? वो ऐसे भाभी जी, क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। और तो और इसने हमारी मिट्टी की उर्वरता को भी बरकरार रखा है। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं? अरे क्यों नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर, मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहान, भर लो तुम भी बाज सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान, छू लो आसमान। नमस्कार, मैं हूं यशोधन राणा। स्वागत है आपका हमारे शो छू लो आसमान में। जीवन है तो संघर्ष है, सफलता भी है और असफलता भी। हम सभी ने अपने जीवन में असफलता देखी होगी। मेरा प्रश्न है कि क्या यह असफलता आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, आपके मनोबल को तोड़ती है? आप कहेंगे कि यह कैसा सवाल है। असफलता निश्चित रूप से हमें प्रभावित करती है, हर किसी को प्रभावित करती है। लेकिन रुक जाइए, पराक्रमी और विजयी लोगों के साथ ऐसा नहीं है। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड का कहना है कि असफलता महज एक अवसर है फिर से शुरुआत करने का, इस बार और भी बुद्धिमानी से। हमारे आज के मेहमान किसान ने इसी बात को अपना मूल मंत्र बना लिया। उनको भी अपने जीवन काल में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी सोच को नकारात्मक नहीं होने दिया। वो अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाकर विजय की मंजिल तक पहुंच गए। आइए देखते हैं उनकी जीवन यात्रा।
ये हैं बालक राम शरण वर्मा। मिजाज अलग, रफ्तार अलग, और सोच भी अलग। राम किधर थे तुम? क्या हुआ, काहे चढ़ बोए हो? अरे यार तुम तो परीक्षा में फेल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच है, जाके बोर्ड में देख लो। अरे यार अब अम्मा बाबूजी से क्या कहेंगे? देख, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मिश्रा जी के यहाँ ट्यूशन कर लो, अगले साल अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। प्रवीण ठीक कह रहा है। चलो चले मिश्रा सर से बात करने चलो। बेकार का चक्कर है। मतलब ये बाबूजी कि ट्यूशन के साल भर के पैसे लगेंगे और पैसे आएंगे कहाँ से? घर में तो पैसे है नहीं, ऊपर से एक और साल बर्बाद होगा सो अलग। तो फिर समाधान क्या है? समाधान ये है, हम देते हैं स्कूल को तिलांजलि और चलते हैं खेती करने। हमने कहा ना, अंदाज अलग, सोच भी अलग। राम शरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव में हुआ। पिता छेड़ालाल और माता रामलाली दोनों ही किसान थे और दोनों पारंपरिक रूप से गेहूं और चावल की खेती किया करते थे। राम शरण 3 बच्चों में बीच वाले लड़के थे और 8वीं कक्षा में पहुंचकर राम शरण ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने माता पिता के साथ खेती करने लगे। राम शरण ने बचपन से अपने घर में 2 चीजें देखी थी, फसल का कम उत्पादन और पैसे की कमी। ये देखते हुए वो बड़े हुए और फिर जैसे कि हमेशा उनकी अलग सोच रही थी, खेती को लेकर भी वो कुछ अलग सोच रहे थे। क्या हुआ? सोच रहा हूँ गांव का नाम बदलना चाहिए। नाम दौलतपुर, और दौलत नाम की कोई चीज ही नहीं है। वाह बेटा, अब तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो गांव का नाम बदल दें। आखिर बात क्या है? यार परवीन, खेती में मजा नहीं आ रहा है। भाई, खेती मजे लेने की चीज नहीं है ना यार। फसल अच्छी होगी तो पैसे आएंगे, तो फिर मजे क्यों नहीं होंगे? तो फिर क्या सोचा है? सोच रहा हूँ कुछ करना पड़ेगा। क्या? कुछ पैसे हैं। मतलब? इसके बाद राम शरण ने जुगाड़ करके 5000 रुपए इकट्ठे किए
निकल पड़े भ्रमण को। वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु गए। उन्होंने वहां की खेती और उनके तौर तरीके को जाना, परखा और वहां के किसानों से बात की। कहते हैं भ्रमण सबसे उत्तम शिक्षा है। यात्रा से जो ज्ञान मिलता है वो किताबों से नहीं मिलता। और ऐसा ही रामशरण वर्मा के साथ हुआ। कई राज्यों का भ्रमण करके वहां की खेती और तौर तरीके देखकर वो वापस अपने गांव आए और फिर बेटा, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं। जिंदगी भर खेत में काम किया हूं और अब तुम हमें खेती के तौर तरीके सिखाओगे? बाबूजी, हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे, पर कम से कम हमें तो हमारे हिसाब से खेती करने दीजिए। ताफरी में पैसा उड़ा के आए हो, अब खेती में डुबाने का इरादा है? बाबूजी, हम खेती में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब हम कुछ नया प्रयास करना चाह रहे हैं, तो कम से कम कोशिश तो करने दीजिए। कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो वही तंगहाल वाला मामला चलता ही रहेगा। और बाबूजी, मैं तो खेती में ही प्रयोग करने की बात कर रहा हूँ, कोई और काम तो कर नहीं रहा। बाबूजी, अगर ये कोशिश करना चाहता है तो इसको एक बार मौका मिलना चाहिए। बाबू सही कह रहा है। इसके बाद रामशरण ने परिवार से मिली 1 एकड़ भूमि पर अपने हिसाब से खेती शुरू की। उन्होंने टिश्यू कल्चर के अंतर्गत केले के पौधे लगाए। टिश्यू कल्चर पद्धति केले की आधुनिक खेती है। इसमें कम अवधि, कम लागत और कम जमीन पर कम समय में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। रामशरण की अलग सोच रंग लाई और टिश्यू कल्चर पद्धति के आधार पर लगाए गए केले 1 एकड़ भूमि से भर गए और रामशरण को कम समय में अधिक मुनाफा हुआ। परिवार और समाज ने रामशरण की सफलता देखी। और फिर रामशरण ने केले के साथ साथ दूसरी और कई फल सब्जियों का भी उत्पादन किया। रामशरण टिश्यू कल्चर पद्धति के तहत खेती करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले किसान थे। अपनी सफलता के बाद रामशरण ने गांव के दूसरे किसानों की भी मदद की। रामशरण की इस सफलता से जहां परिवार और समाज खुश था,
वहीं सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया और राम शरण वर्मा जी को 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से प्राप्त हुआ। साथ ही 2014 में नेशनल हॉर्टिकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसके बाद 2019 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राम शरण वर्मा अपने अलग अंदाज और अलग सोच की वजह से जाने जाते हैं। और इसे उन्होंने कृषि में भी लागू किया। और आज वो यूपी और देश की कृषि का एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। राम शरण वर्मा की अलग सोच और उनकी उपलब्धियों को हमारा नमन। अद्भुत। मैं राम शरण वर्मा जी की जीवन यात्रा को देखकर अचंभित हो गया हूं और उत्सुक हूं उनसे मिलने के लिए। हम उनसे मिलेंगे जल्दी ही एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत भ्रमण का विचार आपको कैसे आया? आप कहां-कहां गए और क्या-क्या सीखा आपने अपने इस भ्रमण में? जिस आदमी के मन में आविष्कार, उत्साह और नई सोच नहीं रहेगी तो वहीं तक वो सीमित रह जाएगा। तो हमारे मन में आज भी कुछ नया करने के बराबर हम सीखते रहते हैं। तो हमें खोजी प्रकृति के थे। फिर हमने खोजना शुरू किया कि कहाँ बागवानी की खेती होती है, कहाँ केले की खेती होती है, कहाँ टमाटर की खेती होती है। छू लो आसमान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। ब्रेक में जाने से पहले हमने राम शरण वर्मा जी की जीवन यात्रा देखी। मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश में टिश्यू कल्चर पद्धति से खेती करने वाले पहले किसान हैं। तो आइए मिलते हैं पद्मश्री से सम्मानित बाराबंकी उत्तर प्रदेश के राम शरण वर्मा जी से। राम शरण वर्मा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो में। राम शरण जी, कोरोना महामारी की वजह से हमें ऐसे तकनीकी रूप से मिलना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं जैसी स्थिति सामान्य होगी हम प्रत्यक्ष रूप से भी अवश्य मिलेंगे। लेकिन अभी हमारे दर्शक आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ। पारंपरिक खेती की जो सोच है उसको आपने कैसे बदला? परंपरागत खेती की सोच को हमने ऐसे बदला कि हमारे यहाँ परंपरागत खेती होती थी गेहूं, चावल, गन्ना, सरसों। तो हमने सोच में यूं बदला कि हमने कहीं पढ़ा, हमने देखा कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो किसान हमारे सब्जी की खेती करते हैं, फल की खेती करते हैं, उनकी आमदनी हमसे ज्यादा है। तो हमारे मन में ये बात आई कि हम भी क्यों ना फल की खेती करें। फिर हमने 1990 में हमने
1 एकड़ केला लगाया। तो केले से हमको आमदनी हुई, ऐसे हमारी सोच बदली। सोच बदलने का मतलब ये था कि जो परंपरागत गेहूं चावल की खेती है, जहां तक हमारी जानकारी है, जहां तक हम जानते हैं कि हम पूरे भारत का हमने भ्रमण किया है कि गेहूं चावल की खेती से हम आमदनी तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी छोटी जोत के किसान हैं वो ज्यादा आमदनी नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो केला लगाया 1 एकड़ में, उस समय 1990 में 1 एकड़ केले से जहां गेहूं चावल में आमदनी 5 से 7 हजार रुपया एकड़ होती थी, तो जो हमारी केले से आमदनी है वो 35 से 40 हजार रुपया होती थी। तो हमारे मन में बात आई कि हम क्यों ना केले की खेती करें, टमाटर की खेती करें, आलू की खेती करें। तो जो केला, टमाटर, आलू की खेती हम करने लगे तो हमारे आसपास के गांव के लोग जुड़े पहले हमसे। गांव के लोग, हमारा करीब 1000 आबादी वाला गांव है। आज आप ये मानिए कि जो लोग जहां परंपरागत खेती करते थे, आज वो सारे किसान आधुनिक खेती के लिए, कोई खरबूजा कर रहा है, कोई तरबूज कर रहा है, कोई केला कर रहा है, कोई शिमला मिर्च कर रहा है। ये हम अपनी सोच तो बदले, साथ साथ अपने गांव की, अपने आसपास के गांव की, उसके साथ साथ हमने प्रदेश की भी सोच बदल दिया कि यदि हम फसल चक्र के साथ गेहूं, चावल और गन्ना, सरसों, जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, चाहे तिलहन की हो, चाहे अनाज की हो, उनके साथ हम सब्जी की खेती करेंगे, फल की खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, तो एक हमारा एक मॉडल बनेगा। उससे एक फसल में नुकसान होगा तो दूसरी फसल में फायदा होगा, दूसरी फसल में नुकसान होगा तो तीसरी में फायदा होगा। ये है हमारा, जो आपने बताया कि परंपरागत खेती का बदलने का फायदा होता गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम परंपरागत खेती नहीं करते हैं, धान की खेती भी करते हैं, गेहूं की खेती भी करते हैं और अन्य खाने की फसलों की भी खेती करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हम ये नकदी फसल की खेती करते हैं, उससे हमारी आमदनी बढ़ी। रामचरण जी, हमने सुना है कि आपने खेती के नए नए तरीके सीखने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले। आपने 5000 रुपए इकट्ठे किए और भारत भ्रमण में निकल गए। तो ये भारत भ्रमण का विचार आपको कैसे आया? आप कहाँ-कहाँ गए और क्या क्या सीखा आपने अपने इस भ्रमण में? हमारी एक इच्छा थी कुछ हम नया करें। आज भी हमारी इच्छा है कि कितना हम अच्छा नया करें, कितना नया सोचे। देखो, जिस आदमी के मन में आविष्कार, उत्साह और नई सोच नहीं रहेगी तो वहीं तक वो सीमित रह जाएगा। तो हमारे मन में आज भी कुछ नया करने के बराबर हम सीखते रहते हैं। तो हम एक खोजी प्रकृति के थे। फिर हमने खोजना शुरू किया कि कहाँ बागवानी की खेती होती है, कहाँ केले की खेती होती है, कहाँ टमाटर की खेती होती है, कहाँ मेंथा की खेती होती है, कहाँ जापानी पुदीना की खेती होती है और कहाँ सब्जी की खेती होती है। तो हम महाराष्ट्र गए, कर्नाटक गए, तमिलनाडु गए और गुजरात गए। यहाँ के किसान, जो किसान केले की खेती करते थे, हमने उनसे जा करके उनके खेत पर देखा कि उनका क्या तरीका है, क्या करना है, कैसे खेत, कैसे बीज, और उनसे पूछा क्या लागत आती है। जो हमारी फसल है वो केले की 13 से 14 महीने की है। हालांकि गुजरात में और महाराष्ट्र के जलवायु में काफी यहाँ अंतर है। वहाँ की जलवायु सेम रहती है, मतलब 25 से 35 डिग्री के आसपास रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, ये हमने क्या नया काम किया है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु थी वो यहाँ पर 5 डिग्री भी तापमान आता है, 40 डिग्री भी जाता है। जबकि केले की जो खेती हम कर रहे हैं, केले की खेती के लिए 10 डिग्री के नीचे तापमान नहीं चाहिए और 40 के ऊपर नहीं चाहिए, 35 के ऊपर नहीं चाहिए। फिर भी हमने यहाँ पर उसको सफल किया। तो हमने उनसे पूछा कि क्या क्या इसमें क्या, तो आपने फिर हम अपने यहाँ करके अपनी जलवायु के अनुसार, अपनी भूमि के अनुसार फिर हमने खेती शुरू की। वहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, लेकिन ये हमारे मन में दिमाग पकड़ में आई कि इस खेती से हम ज्यादा फायदा पा सकते हैं। रामशरण जी, आपने लगभग सभी के विरोधों के बावजूद केले की खेती करने का विचार किया, तो ये विचार आपको कैसे आया? केले का हमारा विचार इसलिए आया कि हमको पता चला, कहीं मैगजीन में हमने पढ़ा कि केले की फसल में ज्यादा आमदनी है। तो महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, वहाँ हमने किसानों से बात किया तो हमको लगा कि जो गेहूं चावल की खेती है उससे हमको कहीं ज्यादा फायदा है। नंबर 1, जो आपने कहा विरोध तो आज भी गांव में है
आप जहाँ कुछ नया काम करेंगे तो गांव वाले कहेंगे, पहले उनकी निगेटिव सोच रहती है कि वो कहते हैं इसमें ये बीमारी आएगी, ये नुकसान आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसमें इसकी बिक्री नहीं होगी, इसका उत्पादन नहीं होगा। तो वो सब बताते गए, लेकिन हम अपने लक्ष्य की तरफ रहें। हम आज भी बताना चाहेंगे कि एक बार किसी काम का, किसी खेती करने से पहले उसके बाद भी विधिवत अध्ययन करिए, फिर वहाँ जाइए कि जो कि सफल किसान हैं या सफल इंस्टीट्यूट है या कोई किसी विश्वविद्यालय है, वहाँ जा करके देखें तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या है। और जो विरोध की रही बात, तो ये आपको जानना चाहिए कि कौन आदमी कितना जानकार है, वो इसके बारे में क्या जानकारी रखता है, क्या जानकारी नहीं रखता है, तो उसकी बात तो सुनना चाहिए। फिर भी आपको खेती में अपने लक्ष्य का तय करना चाहिए और हमेशा ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर रखना चाहिए। ये टिश्यू कल्चर की खेती क्या है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। जो टिश्यू कल्चर की खेती है, हमारे भारत में कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर केले की खेती कई वर्षों, मतलब 50 साल से किसान कर रहे हैं। लेकिन वो शक्कर से खेती करते हैं, जो केले के बगल में पुत्ती निकलती है, उसको पुत्ती कहा जाए, शक्कर से कहा जाए। लेकिन ये तकनीक 1990 में भारत में आई। एक इजराइल की कंपनी है जुनोसर, उसने विकसित किया। फिर एक हमारे बेंगलोर के एक कंपनी थी, उन्होंने ला करके यहाँ विकसित किया। तो टिश्यू कल्चर ये तकनीक है कि जिस पेड़ में अच्छा फल हो, अच्छे समय से फरा हो, उसमें कोई बीमारी न हो, कोई रोग मुक्त न हो, या इस तरीके से आप मानिए कि एक पेड़ में जो केले की हमारी घार है, वंश का वजन है, वो 45 से 50 केजी का होना चाहिए। केले की जो साइज है वो 24 सेंटीमीटर के आसपास हो, गोलाई उसकी 11-12 सेंटीमीटर के आसपास हो। उस हम पेड़ से केले की पुत्ती लेते हैं, फिर उसको हम जा करके लैब में ले जाते हैं। उसके जो बीज का सेंटर है उसको हम काट करके एक बोतल में रखते हैं। वो एक, और उसमें हम ये आप ये समझिए कि लिक्विड फर्टिलाइजर, लिक्विड सारे तत्व उसमें बोतल में डाल करके वो कृत्रिम उसको हम रोशनी देते हैं। इसके बाद ये लैब में पौधा हमारा ग्रोथ करता है। जो पुत्ती की खेती थी उसमें 15 से 16 महीने लगता है। जो हमारी टिश्यू कल्चर की खेती है उससे 12 महीने में फसल तैयार हो जाती है। रामशरण जी, 1995 में आपकी सारी फसल भारी वर्षा और आंधी की वजह से बर्बाद हो गई, तो उस समय आपकी क्या मनोस्थिति थी और आप उससे कैसे निकले? नहीं, हमने अभी बता दिया ना कि हमारे इसे केले की फसल खराब हो गई, ठीक है ना जी। तो हमारे पास आलू भी लगा था, टमाटर भी लगा था। तो यदि आपको प्राकृतिक आपदा से बचना है तो आप रबी में, खरीफ में, जायद में आपको 3 फसलें चुनना होगा, और 3 फसलें ऐसी चुनना होगा कि हमको वो लाभ दें। केला हमारी खरीफ की फसल है, आलू हमारी रबी की फसल है, टमाटर की हम बात करें तो हमारी जायद की फसल है। जब भी कभी मौसम तूफान आएगा तो एक फसल हमारी खराब होगी, दूसरी फसल हमारी नष्ट होगी। लेकिन आपने कहा कि आप कैसे निकले, हम कोई प्राकृतिक या कोई आपदा आती तो उससे सीख लेते हैं, उसको हम अवसर समझते हैं कि ये भी हमारा एक पार्ट है, ये भी हमारा खेती का एक पार्ट है, हमारे नफा नुकसान ये भी एक पार्ट है। इससे हमको कोई भी आपको कठिनाई आए, कोई भी मुसीबत आए तो उससे आपको सीख लेना चाहिए कि और जो हम गलती कर रहे हैं उसको हमको सुधारना चाहिए कि हमसे कहाँ से गलती हुई है, तो ऐसी दिक्कतें सामने आई है, हमने क्या इसमें अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, क्या अच्छा और कर सकते हैं, क्या और हम इसमें और अच्छा कर सकते हैं। तो ये बराबर हम सीख लेते रहते हैं। हमने आपसे बताया कि हम डेली एक खोजी टाइप के आदमी हैं, कुछ न कुछ खोज करते रहते हैं और कुछ न कुछ बराबर हम सीखते रहते हैं। और हम पौधे से सीखते हैं, जैसे हमारा केला गिर गया है फसल, तो उससे हमने सीखा कि ये
कौन से टाइम में कौन फसल लगाएं, कभी आंधी तूफान कभी बारिश। हम पौधे से बात करते हैं, हम प्रतिदिन जैसे खेत पे जाते हैं तो हम पौधे को जान करके बता देते हैं कि पौधा हमारा या भूखा है कि प्यासा है, कि ये रेस्ट चाहता है, कि पानी चाहता है, कि खाद चाहता है। तो ये चूंकि हम 32 से 36 साल का हमारे पास अनुभव है, इससे हमको पता चलता है। दोस्तों, रामशरण वर्मा जी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें एक छोटा सा विराम लेना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। आपको कृषि क्षेत्र में पहला पुरस्कार कब और कैसे मिला? हमको पहला पुरस्कार हमने गेहूं पैदा किया था 75 कुंटल हेक्टेयर में। हमारे कृषि विभाग ने बाराबंकी जिले का एक पुरस्कार दिया था और पिछले साल भारत सरकार ने हमको 2019 का पद्म श्री दिया है। छू लो आसमान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं रामशरण वर्मा जी। दोस्तों, रामशरण वर्मा जी ने किताबी शिक्षा ज्यादा हासिल नहीं की, लेकिन उन्होंने जो भारत भ्रमण किया, वहां से उन्होंने कृषि संबंधित बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अनुभव किए, बहुत सारी तकनीकों को सीखा और उन सभी अनुभवों को अपनी खेती में अपनाया। आइए इस दिलचस्प बातचीत को अगले पायदान तक ले जाते हैं। बात करते हैं रामशरण जी से। रामशरण जी, ये बताइए कि आप और किन किन फसलों की खेती करते हैं? नहीं, केले के अलावा हम टमाटर करते हैं, आलू करते हैं, मेंथा करते हैं, शिमला मिर्च करते हैं, गेहूं करते हैं, धान करते हैं। इस समय हम मुख्यतया इसी फसलों की खेती करते हैं। ये हम मुख्य ये हमारी फसलें हैं। और एक हमारे यहाँ मिंट की वैरायटी है, आपने नाम सुना होगा, जो कालगट मंजन है, इसमें प्रयोग की जाती है। इसमें मेंथा आर्गेन्सिस पाया जाता है, इसको हम जापानी पुदीना के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक खेती होती है। रामशरण जी, आप अपने इस पूरे सफर में किन किन लोगों का योगदान महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, हम हमारे सफल लोग पहले बात तो अपने परिवार का योगदान मानते हैं, अपने माता पिता का मानते हैं, और हमारे परिवार के लोग सारे लोगों ने हमारा बहुत ज्यादा इसमें साथ दिया है। तो आज हम ये सफलता यहाँ की पहुंची है। एक हमारे काम करने वाले स्टाफ हैं, जैसे एक संजय लड़का है, वो हमारे काम देखता है। हमारा स्टाफ है जो कि हमारे घर का है और वो काफी दिन से हमसे जुड़ा है, उसका भी हमारे काम में बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारा ये काम फैला है 250 से 300 एकड़ पर, तो सारी देख रेख उसके और हमारे परिवार के लोग हैं। हमारा लड़का एक राहुल है और हमारी पत्नी है, हमारे 2 बच्चे लड़की हैं। इनका सबका योगदान हमारे काम में है। और सबसे बड़ा योगदान तो भाई हम ऊपर वाले का कहेंगे कि उसने हमको स्वस्थ रखा है। जो स्वस्थ हैं, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही खेती कर सकता है। खेती करने में जब तक आप खेत पे नहीं जाएंगे, हमारी उम्र करीब 54-55 साल के आसपास है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आज 54 साल के हैं। हम तो समझते हैं हम 20-25 साल के हैं। जैसे हमने 88 में खेती किया था, वैसे हमारा वैसे उत्साह बना है, वैसे हमारा मनोबल बना है, वैसे हमारे खेती और खेत से और पौधे से हमारा प्रेम है। और यही एक सफलता का हमारा राज है। बराबर प्रतिदिन हम कोई नई सोच, नए काम का बराबर विचार करते हैं। सुना है कि आप दूसरे किसानों की भी बहुत मदद करते हैं, और हमने ये भी सुना है कि आप अभी तक लगभग 2 लाख से ज्यादा किसानों की मदद कर चुके हैं। तो कैसे कर पाते हैं आप ये सब? हमारी एक आदत है
कि हम जितने ज्यादा अपनी तकनीक से अपने किसान को जोड़ेंगे उतने ज्यादा हमको सफलता मिलेगी, उतने ज्यादा हमको ज्ञान मिलेगा। हमारे फार्म पर प्रतिदिन करीब 40 से 50 किसान आते हैं। आप ये समझिए कि हमारा जो फार्म है हमने एक यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है। तो हमारे किसान भाई उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा से आते हैं तो उनको खेती पे ले जाते हैं, बताते हैं कि हमने आलू लगाया, इस टेक्निक से लगाया, केला हमने इस टेक्निक से लगाया। हमारा ये मानना है कि खेती की बात जो खेत पे होती है तो जो हमारे किसान भाई हैं वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं। हमारा सबसे बड़ा ये कोई बढ़िया काम हमको आया और सबसे ज्यादा हमको उत्साह है, सबसे ज्यादा हमको खुशी है कि हमारा ज्ञान जो हमने खेत से सीखा, पौधे से सीखा या कहीं भारत से हमने सीखा या अपने भारत के वैज्ञानिकों से सीखा, उस ज्ञान को हम उत्तर प्रदेश के किसानों को, भारत के किसानों को हमने बताया और उससे बड़ी खुशी है, हमको दोहरी खुशी है कि कोई किसान आकर के हमसे बताता है कि हम आपसे एक केले की खेती सीख गए थे, टमाटर की खेती से सीख गए थे, तो हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, हम 10,000 रुपया पैदा कर पाते थे। आपके बताए हुए रास्ते पे हमने केला लगाया और हम 2 लाख रुपया पैदा किया, टमाटर लगाया 3 लाख रुपया पैदा किया। तो हमको इतनी बड़ी खुशी होती है, उससे बड़ी कोई जीवन में हमको खुशी नहीं है कि हम अपने साथ हजारों किसान उत्तर प्रदेश के लेकर के चले और आज कोई भी हमसे मिलने के लिए पूरे भारत के, यहाँ तक कि विश्व के लोग आया करते हैं। उनको हम जो भी जानकारी है वो हम बताते हैं और उनसे हम सीखते भी हैं। वो भी बताते हैं कि हम ये अपने गांव में ये नया काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको हम सीखते हैं और सिखाते भी। आज हमने एक वर्माagri.com वेबसाइट बनाई, ऊपर करीब 24 करोड़ के आसपास लोगों ने हमको आज तक 2015 से 2015-21 है, आप मानिए कि 6 साल में करीब 24 करोड़ लोगों ने उसको टच किया है। तो हमको भाई हमको कोई जीवन में सबसे बड़ी सफलता मिली है तो हमारे बताए हुए ज्ञान से हमारे देश के किसानों को फायदा पहुंच रहा है, उससे हमको बहुत बड़ी खुशी है। रामशरण जी, आपको कृषि क्षेत्र में पहला पुरस्कार कब और कैसे मिला और इससे आपकी खेती को क्या लाभ हुआ? हमको पहला पुरस्कार हमने गेहूं पैदा किया था 75 कुंटल हेक्टेयर में। हमारे कृषि विभाग ने बाराबंकी जिले का एक पुरस्कार दिया था। फिर हमने केला पैदा किया, टमाटर पैदा किया तो चौधरी चरण सिंह सम्मान हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। इसके बाद साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग ने हमको नई खोज का सम्मान उत्तर प्रदेश में मिला। फिर धीरे धीरे करके एक कृषि का जगजीवन राम किसान पुरस्कार है, वो भारत की ICAR देती है। तो माननीय कृषि मंत्री थे माननीय शरद पवार जी, उन्होंने हमको पुरस्कार दिया। इस तरीके से हमको 6-7 नेशनल अवार्ड मिले हैं और करीब 20 से ज्यादा हमको राज्य लेवल के अवार्ड पुरस्कार मिले हैं। और पिछले साल भारत सरकार ने हमको 2019 का पद्म श्री दिया है। ऐसे काम करते गए, 1990 से हम आगे बढ़ते गए और हमारे काम का सरकार ने मुहर लगाई। तो सम्मान मिलने से एक ये जरूर मन में खुशी की बात आती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इससे एक उत्साह मिलता है, मनोबल मिलता है सम्मान मिलने से। जब आपको हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों से पद्मश्री मिल रहा था, तब आपको क्या अनुभव हो रहा था? पद्मश्री जो हमको मिल रहा था, हालांकि सम्मान बहुत सारे मिले, लेकिन एक हमको ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारी भारत सरकार ने किसानों की तो बात की, किसानों को भी ध्यान आया। ये पहली बार ऐसा हुआ है, जहाँ तक हमारी उम्र 50 साल की आसपास है पैदा और 40-35 साल हमको खेती करते हुए, 35 साल में कोई सरकार ने सबसे ज्यादा किसान की बात की है और किसान का एक सम्मान, एक मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ाया है। तो जो हमको मिल रहा था तो हमको ये हमारा तो सम्मान हो रहा था, लेकिन हम वो सम्मान अपने पूरे देश की तरफ देख रहे थे कि ये सम्मान हमारे देश के किसानों का है और हमने जो देश के किसानों के लिए काम किया है
उसका सम्मान है। और जो हमने एक ईमानदारी से, मेहनत से, उत्साह से जो हमने काम किया है, ये उसी का सम्मान है। और हमको एक खुशी की बात की थी कि हम ऊपर वाले ने हमको सही सोच दी कि आज हम सही रास्ते पर चले, किसानों की मदद की, मेहनत की और खेती का उत्पादन बढ़ाया, देश में सहयोग किया। इसीलिए हमको भारत सरकार आज ये मुहर लगा रही है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, आप चलते जाइए, देश आपका सम्मान करता रहेगा। काश ये कोरोना का काल नहीं होता तो मैं आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिल पाता, लेकिन चलिए फिर भी इस तकनीकी बातचीत से भी मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूं और ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। शादी के बाद जो हमने आया यहाँ पर तो काफ़ी दिक्कत थी और घर पे इतनी स्थिति खराब थी कि पूरे परिवार के शुद्ध कपड़े भी तक नहीं थे, जो स्थिति थी। स्पेशल क्वालिटी ये है कि वो अगर जैसे उन्होंने कोई सोचा कि हमको ऐसा काम करना है तो किसी न किसी तरीके से वो कहीं से संपर्क करके, ढूंढ के, बात करके, रिसर्च करके काम कर लेते हैं वो। छू लो आसमान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छू लो आसमान। फिर से स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं राम शरण वर्मा जी। एक समय था जब राम शरण वर्मा जी कृषि में बहुत संघर्ष कर रहे थे और इनके परिवार वाले भी इनके विचारों से सहमत नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर राम शरण वर्मा जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे वो झुके और उन्होंने उनका साथ दिया। आइए सुनते हैं राम शरण जी के परिवार वाले उनके बारे में क्या कहते हैं। शादी के बाद जो हमने आया यहाँ पर तो काफ़ी दिक्कत थी और घर पे इतनी स्थिति खराब थी कि पूरे परिवार के शुद्ध कपड़े भी तक नहीं थे, जो स्थिति थी। फिर इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो फिर बाहर गए। तो बाहर से फिर मतलब सोचे कि क्या किया जाए, लंबा परिवार था। तो फिर वो लाए मतलब केला की पुट्टी। फिर क्या हुआ, जब केला वाला लगाया तो थोड़ा मतलब कुछ फ़ायदा मिली। तो जो शुरू में जो हुआ है तो क्या हुआ कि जो धान की खेती होती थी तो जब वो लगती थी उसका पैरा इकट्ठा किया जाता था, तो उसका पैरे के धान से निकाल के फिर जौन गृहस्थी नहीं थी वो बनाई गई। अब फिर घर जो था 1 मंजिल का था, उसके ऊपर 1 कमरा बनाया गया। फिर आखिर में क्या हुआ, जब केला की जब उन्नत होने लगी धीरे धीरे, तो जब दिन में केला का काम हुआ, रात में कटाई करके शुरू में कारबेट में लगाया जाता था। कारबेट में लगाया के तो बाथरूम में लगाया के उस पर मतलब बोरा डाल के सभी को जा रहा है कि पका केला बेचने के लिए। तो पका केला बिकता था। उसके बाद में टमाटर की जो फसल आती थी, तो टमाटर दिन में टमाटर तोड़ा जाए, रात का 11-12 बजे तो उसकी छटाई, सफाई, लोडिंग। 4 बजे फिर उठ गए, तो 4 बजे फिर निकला, फिर वहाँ से आए, फिर लेबर का यहाँ फिर टमाटर में काम लगता है। पापा का हमने ये देखा है कि वो सीखने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो जाते हैं और दूरी मैटर नहीं करती है, समय मैटर नहीं करता है और बैक टू बैक प्रोग्राम भी होते हैं तभी जाते हैं, सीखते हैं और दूर दूर जगह जगह जाते हैं। इससे नया कुछ सीखने मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इससे ये लगता है कि हम अभी हमारे अंदर कितना विकास कर सकते हैं, कितना नया कर सकते हैं और जिससे इनको भी ऊर्जा मिलती है और अच्छा उसमें करते हैं और अगर सक्सेस मिलती है तो और अच्छा सीखने का मन करता है। स्पेशल क्वालिटी ये है कि वो अगर जैसे उन्होंने कोई सोचा कि हमको ऐसा काम करना है तो किसी न किसी तरीके से वो कहीं से संपर्क करके, ढूंढ के, बात करके, रिसर्च करके काम कर लेते हैं वो।
Yes, I am inspired by my father, especially जो एक thought आया मुझे कि मुझे अच्छा कुछ करना है लाइफ में, वो मेरे फादर से ही आया। और दूसरा एक अप्रोच आई जो मुझे बहुत मुझे गोल अपने गोल को अचीव करने के लिए वो है स्मार्ट वर्क, वो भी मेरे फादर से आई मुझे। तो हाँ, मैं दो चीज़ें कहूँगी जो मैंने अपने फादर से सीखी हैं, एक कुछ अच्छा करने का और एक दूसरा एक स्मार्ट वर्क जो मुझे बहुत काम आ रहा है। सच में अपनों का अगर साथ मिल जाए तो पहाड़ चढ़ना भी आसान लगने लगता है। इस दिलचस्प बातचीत को और भी आगे ले जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए। आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो स्वागत है। हमारे दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं आपसे कुछ सुनने के लिए। फसल चक्र से हम 30% उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं, 20-25% हम खाद बचत कर सकते हैं और 30 से 40% हम पानी की बचत कर सकते हैं। छू लो आसमान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं राम शरण वर्मा जी। मैं आशा करता हूं कि राम शरण वर्मा जी की टिश्यू कल्चर पद्धति और कृषि के प्रति उनकी सोच ने आपको प्रभावित किया होगा। राम शरण वर्मा जी, अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो स्वागत है। हमारे दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं आपसे कुछ सुनने के लिए। हम तो ये कहेंगे जो हमारे किसान भाई हैं, ये सम्मान हमारे देश के प्रदेश के सारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए और हम प्रत्येक किसान भाई से ये अपनी बात कहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं फसल चक्र के साथ, जमीन के अनुसार, जलवायु के अनुसार और संतुलित पानी का प्रयोग करेंगे, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे और फसल चक्र अपनाएंगे। फसल चक्र से हम 30% उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं, 20-25% हम खाद बचत कर सकते हैं और 30 से 40% हम पानी की बचत कर सकते हैं। एक बात ये बहुत जरूरी है, हमने बहुत सारा शोध किया है। ये पहले हम पानी ज्यादा लगाते थे फसलों में, फिर धीरे धीरे करके हमने देखा, खेत में हम जाया करते थे तो खेत में हमने देखा कि जहाँ पानी कम लगा वहाँ पैदावार ज्यादा आ रही। तो हमने कहा हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, ज्यादा पानी लगा रहे हैं। फिर हमने पानी की भी बचत की, पानी की बचत की धीरे धीरे करके हम जो पानी है वो हमने बचत की और संतुलित पानी अपने फसलों को जो हम देना शुरू किया तो हमारा उत्पादन बढ़ा। कहाँ फर्टिलाइजर भी हमने काफी कम कर दी। पिछले 5 सालों में जो हम फर्टिलाइजर 100 बोरी प्रयोग करते थे उसी जमीन में, तो आज हम 50 से 40 बोरी प्रयोग करते हैं। उसमें हमने गोबर की खाद, हरी खाद, जो हमारे किसान भाई जितने ज्यादा हरी खाद का प्रयोग करेंगे, जितने ज्यादा गोबर का खाद का प्रयोग करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे तो उनकी आमदनी, उनका उत्पादन ऑटोमेटिक 1.5 से 2 गुना मिलेगा। और खेती के साथ साथ 3-4 तरीके की सब्जी की खेती है, फल की खेती है और बागवानी करेंगे, पशुपालन करेंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। मैं हृदय से राम शरण वर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इस कोरोना काल में भी इस तकनीकी रूप से हमसे जुड़े और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा हमसे साझा की। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। छू लो आसमान की अगली कड़ी में हम और भी ऐसे प्रयत्नशील और साहसी किसानों से मिलेंगे जिन्होंने कृषि क्षेत्र में सितारा बनकर आसमान को छुआ है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारे देश का कृषि भविष्य उज्जवल रहे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और वैक्सीन जरूर लगाएं। नमस्कार।